Welcome to Bharat Mark. See, now if you see the love jihad issue, it is brought up by the governments like UP and MP, which is ruled by Madhya BJP, is it is like a voting ploy they are doing for the reason of election and voting, to kind of gin up the people, or is there a real issue on the road? Is that what I want to know? They are just stirring up the people's emotion to kind of make it as a voting issue and get votes out of it. Now राम जन्मभूमि निकल गया हाथ से, वो चालू हो गया है अभी, इसलिए इसके वजह से ये किया जाता है, या रियल लव जिहाद नाम पे कोई चीज है? Yes, there is a term love jihad practiced by the Muslims for mass conversion, particularly the Hindi community, to Islam. And it is a mispropaganda against the BJP ruled states and the BJP government. Those who are the pseudo-secularists and following the path of appeasement, they are telling show. But there is love jihad, and by love jihad, the Islamic fundamentalists, they are following the path of relocation of Islamic people are Muslims in different parts of our country and also in the world. It is a mispropaganda against Allah. हाँ, इसका पहला कारण पहला फैक्ट ये है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं की जो ब्रीडिंग रेट है 2.4 है और मुसलमान की ब्रीडिंग रेट 3.1। कारण क्या है कि हर साल हिंदुओं की 2 लाख लड़कियां जाती हैं, ऑन रिकॉर्ड है, होम मिनिस्ट्री में इसका डाटा है। और 2 लाख लड़कियां जा क्यों रही हैं, इसका कॉज कुरान के अंदर निहित है। क्यों? क्योंकि जब कुरान में अध्याय 4 की आयत नंबर 3 कहती है कि हर मुस्लिम मर्द को 4 लड़कियों से शादी करने का हक है, तो मान लीजिए 25 लड़कों ने 100 लड़कियों से शादी कर ली, तो 75 लड़के जो है इस्लाम में कुंवारे रह जाएंगे। तो कुंवारे रह जाएंगे, ब्रह्मचर्य का वो नहीं है, वो कहां जाएंगे? दूसरे धर्म की औरतों के पास जाएंगे। अध्याय 2 की आयत नंबर 221 कहती है कि दूसरे धर्म की औरत से तब तक शादी नहीं कर सकते जब तक कि वो कन्वर्ट होकर के इस्लाम में नहीं आ जाए। कारण क्योंकि वह गैर मुस्लिम है और गैर मुस्लिम औरत मुस्लिम वेश्या से नीची होती है। अध्याय 4 की आयत नंबर 24 कहती है। सत्येंद्र सिंह जी, सवाल है कि इज इट इज रियल? ओके, आपका गली में, आपका गांव में कुछ ऐसा होता है या न्यूज़पेपर इशू है? नहीं, ये बिल्कुल हो रहा है, गली में हो रहा है, हर तीसरे चौथे घर में हो रहा है। कोई विशेष अगर कोई एविडेंस हो तो बताइए। एविडेंस बताइए। एविडेंस, अखबार वाले एविडेंस तो अलग छोड़िए, मैं अपने व्यक्तिगत जीवन का एविडेंस बताता हूँ। मेरे परिवार का मतलब मेरे लोकेलिटी में एक लड़की पढ़ने जाती थी विद्यालय में, और उस लड़की की फ्रेंड थी मुस्लिम लड़की। वो मुस्लिम लड़की उसकी दोस्ती कराई एक मुस्लिम लड़के से, और वो मुस्लिम लड़का टेम्पो चलाता था, वो उसको लेकर चला गया। तो उसके लिए हिंदू जागरण मंच और धर्म जागरण ने आंदोलन किया, और पुलिस हमको टहलाती रही, कहती रही कि लड़की हैदराबाद चली गई है। जब हमने फोर्स लगाया तब उस लड़की को बरामद किया गया अब्बू लाला की दरगाह पर से। ये है, और हर रोज ये घटनाएं होती हैं। हम परेशान हैं, इसके लिए निरंतर आंदोलन चल रहे हैं, और इनको दबाने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं। एक केस ऐसा ही कानपुर का आया था, क्योंकि मेरे सगी मौसी जी के घर के पीछे का केस है। अभी कानपुर का बहुत बात उठी थी, यह सच्चाई है। उस समय मैं भी कानपुर गया था और मैंने इस बात को देखा था कि वो लड़का जो था वो पढ़ता था, और उसने एक हिंदू लड़की के भाई से दोस्ती करी और इस बहाने से घर में घुसा और उस लड़की को लेके भाग गया। साथ में 24 लाख रुपया कैश और कुछ जेवर वगैरह भी लेके गया। ये बिल्कुल सच है और इसमें कोई दो राय नहीं। हमारा यहाँ पे पीवीआर मॉल में एक हिंदू महिला थे, उसके साथ 4 साल के एक लड़की थे। वो मॉल की एक दुकान में काम करते थे, उसके साथ एक मुस्लिम लड़का भी थे। वो महिला जो है बिजनौर की थे, ओरिजिनल बंगाल की थे, लेकिन बिजनौर का उसका ससुराल थे। उसको उसी लड़के ने उस लेडीज को और उसके बच्चे को दूसरे नौकरी देने के लिए, अच्छे नौकरी देने के लिए कई दिन से उसके साथ एक ही साथ पास शॉप में, मॉल में, पास स्टोर में काम करती थी। तो उसको उसी को लेके भगा के ले गई। फिर जब हमारा पास महिला संगठन है, हमारा पास जो उसका पति वगैरह आया है, रिपोर्ट आया है, तो फिर जब हमारा पास ये केस आया है, हम लोग उसके पुलिस के साथ उसके एड्रेस वगैरह लेके साइन भाग गई थी रात 9:30 बजे।
तब जब वहां पे जाए वहां पे उस लड़के को नहीं मिला, चारों तरफ लोग हमें घेर लिया, पुलिस था हमारे साथ। और उसी टाइम उसी शाहीन बाग में 2 नंबर गली है शायद, वहां पे सामने मस्जिद से सारे लोग निकल के आए, एक बुजुर्ग था मुस्लिम था, वो सारे ने हमारे साथ हंसते बोल रहे थे कि हंसकर बोल रहे थे कि अच्छी हुआ एक हिंदू अब हमारा मुस्लिम हो गया, हमारा मुस्लिम लेडीज और औरत आपको हिंदू में नहीं जाते। उसके बाद 13 दिन हम पुलिस के साथ लड़ाई करके जैसलमेर से 13 डेज बाद उसी लेडीज को और उसके बच्चों को वापस लाया गया। जब सेक्टर 24 थाने में उस लड़के को थोड़ा सा जब उसको 3rd डिग्री दिया गए थे, तब उसने ये बताया गया था 40 लड़के ऐसे हैं जो वो लोगों को पैसे मिलते हैं। ये केस पिछले साल हुआ है हमारा साथ, ऐसे तो और भी काफी हो रहा है। ये जो बोल रहा है ना कि बीजेपी का प्रोपेगेंडा जो लोग बोल रहा है वो लोग ग्राउंड लेवल में नहीं देख रहा है, हमारा साथ हर रोज हो रहा है। Yeah, you know, अगर if you are saying this much problems and बीजेपी स्टेट में ये लॉ लेके आने की तरह इतना बड़ा प्रॉब्लम है, तो why it is not happening in states like Maharashtra where same Hindu organization like Shiv Sena is ruling? नो, वे पहले से ही हो रहे थे, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट है तो वो सामने आ रहे हैं। आज शिवसेना क्यों नहीं कर रहे? पिछले साल भी शिवसेना कर रहे थे, आज साल जब शिवसेना कांग्रेस के साथ और एनसीपी के साथ मिल गए तब शिवसेना नहीं कर रहा है। अगर रिकॉर्ड है तो रिकॉर्ड देख लीजिए, वैलेंटाइन डे में भी शिवसेना अटैक करती थी, शिवसेना बहुत ज्यादा लाभजात के पास। हाँ, वैलेंटाइन डे में शिवसेना अटैक करते थे, वो पाप में जाके अटैक करते थे, शिवसेना बहुत अगेंस्ट थे। 2 साल पहले भी थे, 1 साल पहले भी थे। नाउ शिवसेना जब से एनसीपी और कांग्रेस के साथ जब इसने सरकार में आ गया तब वो उसका चुप हो गए। शिवसेना नहीं कहते थे, गलत बात है, शिवसेना कहते थे, आप रिकॉर्ड देख लीजिए। फिलहाल नहीं कर रहा है क्योंकि वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिल गए, इसलिए एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट वो बोल नहीं पा रहा है। एक है उम्मा, दुम्मा और जाहिलिया। जाहिलिया वो लोग हैं जो इस्लाम को रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और डुम्मा वो सोसाइटी है जिसमें जो कि लोग में, लालच में, भय में और अज्ञानता आकर इस्लाम को बढ़ने में मदद कर रहे हैं। ऐसी सोसाइटी को डुम्मा कहा जाता है। तो पहले शिवसेना जाहिलिया थी, यानी कि इस्लाम को बढ़ने से रोक रही थी, आज वो लालच में आकर डुम्मा हो गई है, और इसके लोग डिम्मी हो गए। डिम्मी कहते हैं हाफ स्लेव ऑफ इस्लाम। जो पूरा स्लेव हो गया है वो मुसलमान, जो हाफ स्लेव है वो डिम्मी है, और जिसने इस्लाम की गुलामी स्वीकार करने से मना कर दिया है वो काफिर है। तो हम लोग काफिर हैं। अब वो डिम्मी कैसे हुए हैं? कम ऑन, कोई आपके साथ नाता छोड़ा, इसका मतलब ये है कि आप उसको सर्टिफिकेट देने को चालू हो जाएंगे? नहीं, मेरे कहने का मतलब है जो मैंने शब्दावली यूज की है वो भाजपा की या आरएसएस की या भारतीय धर्म ग्रंथों की आइडियोलॉजी नहीं है। ये पूरे के पूरे वर्ड्स मेरे इस्लाम के हैं, और इस्लाम में दावा का कॉन्सेप्ट है। दावा का मतलब है जो काफिर हैं उन्हें बाई हुक और बाई क्रुक, पैसे से, लालच से अब डिम्मी बनाया जाए। तो वोट बैंक जो होता है इस्लाम का, वो भारतीय पॉलिटिशियन को या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, वहां पर वोट बैंक बनाया जाता है, और उस वोट बैंक को गाजर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उनके मुंह के सामने टांग दिया जाता है। तो जो काफिर होते हैं वो वोट लेने के लिए डिम्मी हो जाते हैं। ये काम शिवसेना, इसके लिए शिवसेना बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। और इसकी वजह से लव जिहाद शुरू हुआ जिहाद से, और जो जिहाद है आज हमारे देश में या बाकी सभी देशों में अब दिखाई देने लगा है, क्योंकि आज सोशल मीडिया और इंटरनेट या और सारी चीजें आ गई। लेकिन इसका जो बीज रखा जा रहा है या इसका जो बेसिक चीज है वो गजवाए हिंद इनका एक टारगेट है। जिस विशेष संप्रदाय के लोग हैं इनका एक टारगेट है गजवाए हिंद। ये भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जिस टारगेट के अंदर इन्होंने जिहाद शुरू किया, और जिहाद के अंदर इसके बहुत सारे स्टेप हैं, जिसमें से लव जिहाद एक छोटा सा पार्ट है। लैंड जिहाद, लव जिहाद, इस्लामिक जिहाद, आतंकी जिहाद, यूपीएससी जिहाद की हर तरफ से ये भारत के अंदर। आप अभी तक मुझे नहीं बताए कि वो क्यों आपका दूसरा हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस उस पर कदम नहीं उठा रहे हैं। आप तो उसका सर्टिफिकेट दिए थे, ओके, मगर ये है कि अगर दो अडल्ट जो हैं लीगली अडल्ट, राइट, वो प्यार करते हैं और शादी करते हैं, इसमें आप घुस के
उनको सर्टिफिकेट दे के जिहाद के नाम पे बुलाने वाले आप कौन होते हैं, या आपका संगठन कौन होता है? ये बिल्कुल सही, व्यक्तिगत मामला में क्यों बिल्कुल सही। इतना? अगर दो लोग प्यार करते हैं, ठीक है, ये एक निजी मामला है, लेकिन क्या वो बच्ची जो अपना धर्म परिवर्तन करके विवाह करने जा रही है, क्या उसका बौद्धिक विकास हो चुका है? क्या 18 साल की 19 साल की बच्ची को ये मालूम है कि मैं जो धर्म परिवर्तन करके जा रही हूँ कि वो मेरे लिए क्या है, कि वो आगे शैतानों की बस्ती है? क्या उसको उसके बारे में बताया जाता है? वो एक उसको ड्रीम्स दिखाकर, झूठे सपने दिखाकर, झूठ की बुनियाद पर उसका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। जो लव जिहाद के नाम पर धर्म परिवर्तन हो रहा है, वो एक झूठ की बुनियाद पर है। अगर लव है, संविधान ने हमें धर्म परिवर्तन का अधिकार दिया है। हाँ, अगर लव है, दोनों को लव है, तो पर्टिकुलर प्यार ही अगर है, तो पर्टिकुलर जो गर्ल्स है उसका धर्म क्यों परिवर्तन करना पड़ रहा है, नाम क्यों परिवर्तन करना पड़ रहा है? अगर इसमें प्यार है, अगर धर्म नहीं है। हमारा हिंदू धर्म में बेटी को शादी के बाद बेटी के घर में पानी भी नहीं पीते, क्योंकि बेटी अच्छे है, लेकिन 1 महीने बाद उसको ऐसे क्यों वापस आना पड़ रहा है? क्यों हमको इसके बाद इतना इंटरफेयर करना पड़ा है दूसरों प्यार के बीच में? अगर हर जगह में ये लोग सक्सेस होते, खुश रहते, तो लाभ जिहाद हम इसके नहीं जाते, इंटरफेयर करते। अगर लाभ जिहाद नहीं है तो बॉय जो है दोनों को प्यार बराबर है, तो जो लड़का है वो क्यों धर्म परिवर्तन करके हिंदू नहीं हो रहा है? क्यों वो अपना नाम परिवर्तन नहीं कर रहा है? क्यों हमारा बेटी को नाम परिवर्तन और धर्म परिवर्तन करना पड़ा है? यहाँ पे प्यार कहाँ हो गई? संविधान में कहा गया है कि जो भी वयस्क लड़के लड़कियां हैं, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन दे हैव राइट टू मैरी। यस, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जो लड़की या जो लड़का दूसरे धर्म में शादी करने जा रहा है, क्या उस धर्म की जानकारी है? यदि नहीं है तो ये बिल्कुल फ्रॉड है। पहले उनको जानकारी दी जाए कि जब वो लड़की हिंदू सनातन सभ्यता से जाएगी तो दूसरे धर्म में उसका स्टेटस क्या होगा, और यदि वो जाएगी तो उसके माँ बाप से उसका संबंध क्या रहेंगे। जैसे कोई हिंदू लड़की चली गई इस्लाम में, पहले तो उसे शादी करेगी होगी तब जब वो धर्म को परिवर्तित करेगी, क्योंकि अध्याय 2 की आयत नंबर 221 कहती है कि काफिरों की औरत तुम्हें कितनी भी भली क्यों न लगे, उनसे तब तक आप शादी नहीं कर सकते जब तक कि वो इस्लाम कबूल न कर ले। तो जब तक उसका इस्लाम कबूल नहीं करेगी तब तक शादी होगी नहीं। और यदि उसने इस्लाम कबूल नहीं किया है तो वो मुस्लिम लौंडी से भी नीचे है, उसी आयत में नीचे कहा गया है। तो इस्लाम में धर्म परिवर्तन होगा ही होगा। अब वो धर्म परिवर्तन होकर वो लड़की हो गई मुस्लिम, तो अब उसके माँ बाप से कैसे संबंध होंगे? जो मुस्लिम लड़की हो गई, अध्याय 9 की आयत नंबर 23 कहती है कि चाहे आपके माँ बाप और बहन भाई इस्लाम के अलावा दूसरे दीन के तालिब हैं, यानी कि मानने वाले हैं, तो भी वो तुम्हारे दुश्मन हैं। तो अब उस लड़की के लिए उसके माँ बाप दुश्मन हो जाते हैं। यदि वो मुस्लिम होती है तो दुश्मन हो जाते हैं, तो लौटना कहाँ रह गया उसका? ये सारी बातें उसको पहले समझानी चाहिए, और समझाने के बाद यदि वो संतुष्ट होती है तो उसको छोड़ देना चाहिए कि जाओ और शादी करो। बात यदि प्रेम की होती तो प्रेम से कोई ऐतराज नहीं है, परंतु प्रेम के नाम पर प्रायोजित पूर्व निर्धारित जो षड्यंत्र चल रहा है, पिछले कितने सालों से चल रहा है, न जाने कितने शाकिब, डॉक्टर मिर्जा, शमशाद, आसिफ, निसार शेख, कितनी सारी एकता, नेहा, चैनिका, दीपाली, अभी पास के फरीदाबाद बल्लभगढ़ वाले आप केस में चले जाइए। ये लोग हमारी बेटियों को फंसाते हैं, गर्भवती कर देते हैं, और या फिर उनका धर्मांतरण करने के बाद, शादी करने के बाद उनका दया भरकर उनको मार डालते हैं। ये एक ट्रेंड बन गया है सर। तो ये कल्पना नहीं है, ये हम वास्तविक धरातल पर अपने राष्ट्र में झेल रहे हैं। हमारी बेटियां सुरक्षा के मुद्दे से जूझ रही हैं और इस जिहाद की प्राणी जूझ रही हैं। मेरा एक सवाल है इसमें, ये कोई बता रहे थे इधर कि कोई टेम्पो वाला ने लड़की को लेके चले गया, राइट? उसमें क्या सिर्फ लेके जाने वाला वो आदमी का या लड़का का ही गलती है या किसी और का भी है? कि अगर गलती माना जाता तो अगर वो लड़की उसके साथ जाना चाहती है और उनका घर वालों को बता ही नहीं, वो क्या होता है? वो तो गलती नहीं है सर। अगर लड़की बालिग नहीं है, अगर लड़की 18 वर्ष से कम है और आप उसको ले जा रहे हैं तो कानूनन ये अपराध है सर। 18 हुआ तो? अगर लड़की बालिग नहीं है तो आपके नहीं, आई अंडरस्टैंड, माइनर तो प्रॉब्लम है। जानकारी नहीं है इस धर्म के बारे में। नहीं, उसका वो माइनर नहीं है। ऐसे इजाजत लिए अगर 18 साल से कम की लड़की को कोई मुस्लिम ऑटो वाला ले जा रहा है तो ये अपहरण हुआ। अपहरण है।
नहीं, जबरदस्ती 18 का ऊपर वो तो मर्जी क्या नहीं है, प्रॉब्लम है? अपहरण है ये। 18 का मेरे ऊपर वो कहने तो का मतलब ये है क्या रही है, मूल समस्या है कि इस्लाम को बगैर जानकारी के इस्लाम में जा रही है। मैं तो ये कहता हूं यदि वो 18 से नीचे है तो वो तो क्राइम है ही, लेकिन 18 से ऊपर वाली जा रही है बगैर इस बात को जाने कि इस्लाम है क्या, तो ये गवर्नमेंट क्राइम कर रही है हिंदू धर्म के खिलाफ। या क्या आप क्या बोलते हैं कि वो अगर गवर्नमेंट को इस्लाम क्लासेस के बारे में ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। इसमें यदि आप जाओगे तो आपका ये स्टेटस सत्येंद्र होगा। जी, अज्ञानता में जब कोई भी व्यक्ति एक जूता खरीदने जाता है, उसका एड पड़ता है, उसका ब्रोशर उसके साथ होता है, तो क्या व्यक्ति से शादी करने जा रही है तो उसका ब्रोशर उसके साथ नहीं होना चाहिए? कि जिस धर्म में जा रही है वो व्यक्ति नहीं है, वो सत्येंद्र जी, एक क्वेश्चन है, अगर गलती हुए, लड़की को पता नहीं है धर्म के बारे में, इसलिए वो गई, अगर इस गलती का इक्वल पार्टनरशिप उनका पेरेंट्स के साथ नहीं है क्या? अगर इतना ही गलती था उनके पास जाना, क्या उनका ये ड्यूटी नहीं था वो बच्ची को पढ़ाना कि ऐसा मत करो? या एक तो वो सुने नहीं, ये नहीं तो वो सिखाए नहीं, उसमें गलती कैसे एक पक्ष का हो सकता है? अरे सॉरी, मैं इस बात से आपसे सहमत हूं कि माँ बाप ने उनको समझाया, लेकिन माँ किताब है इस्लाम, वो कुरान, उसको कहीं भी नहीं पढ़ाया जा रहा है, उसके बारे में जानकारी नहीं है, और इस्लाम है क्या इसके बारे में जानकारी नहीं है। और जब इस्लाम के बारे में जानकारी नहीं है तो उनके माँ बाप क्या नहीं दिलाई। ऐसा करते हैं ये मुस्लिम लोग होते हैं, इसलिए क्या करते हैं कि लड़कियों का गलत फोटो या वीडियो बना करके उनको टॉर्चर करते हैं, फिर वो लोग क्योंकि घर में वो बता नहीं सकती इसलिए उन्हें परेशान करते हैं। ऐसे कई मामले आए तो हमने क्या किया, टॉर्चर की ब्लैकमेल करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। तो उनको जो है हमने उसको क्या किया, हमारे पास बाल खुफिया विभाग है, हमने उनके माध्यम से पता लगाई और 21 ऐसे मामले हमारे संपर्क में व्यक्तिगत तौर पर उनसे बातचीत करके किया। कुछ लोगों की कुटाई भी बढ़िया से कराई है, तो वो लोग ठीक हुए हैं। लेकिन अभी मैंने तो ये ठान लिया है कि हमारा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ऐसा होने नहीं दूंगा। शेष अपने अपने लोगों को भी ऐसे ही करना चाहिए। जागरूकता की दृष्टि से जिन्होंने जो प्रविधियां या सामान्य दृष्टि से जो संदेश देना चाहते हैं कि इससे रोका जा सकता है, इसका ये विकल्प है, आपने क्या सोचा है इस दृष्टि से इसकी चर्चा करें। अंजलि जी भट्टाचार्य। हाँ, जो पहले अगर कोई फैमिली के साथ ऐसे हुआ है, हमने तो किया है, जो पहले जो बता रहा है, ये ब्लैकमेलिंग बहुत ज्यादा हो रहा है। 7 से बच्चों को हाथ में छोटे मोबाइल सिम कार्ड खरीद के दिया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों का काफी सारे फैमिली है, गुजर वगैरह जाट जो है, लोग बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते, गर्ल्स को स्कूल में नहीं भेजना चाहता है, क्योंकि गांव में एक समाज तो होता है वो लोग। लेकिन क्या हो रहा है, छोटे छोटे मोबाइल फ्री में गिफ्ट में दिया जा रहा है, सिम कार्ड खरीद के जीबी उसको डेटा भी बढ़वा के दिया जा रहा है। उसके पास उसके साथ जो फ्रेंड होता है, गर्ल्स फ्रेंड होता है, हिंदू भी होता है, वो गर्लफ्रेंड उसके साथ बाहर जाता है, कोई उसके भाई के नाम पे, किसी के नाम पे उसको कोई ना कोई फोटो उग जाता है। और घर में इतना स्ट्रिक्ट होता है, उस बच्चे इतना डर जाता है। हमारे पास काफी केस है जो घर पे अगर पता चले तो मेरा स्कूल बंद हो जाएंगे, तो उसको ब्लैकमेलिंग होता है। तो हमें जो फैमिली के साथ अगर ऐसे होता है, फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता है, उसी फैमिली के हर जगह में पुलिस थाना में एक महिला सेल होता है, उसी महिला सेल में बहुत सारे एनजीओ, महिला एनजीओ का वो भी कॉन्टेक्ट नंबर और बहुत कुछ रहता है। अगर उसके पास कोई जानकारी नहीं है तो फैमिली आप महिला सेल, पुलिस का महिला सेल का हेल्प ले सकता है। वो लोग पहले कानून में नहीं जाते। इस तरह का जैसे हमारा भी एनजीओ जो हम लोग जो हेल्प करता है, हमारा लोकल सारे थाना में हम लोगों का नंबर भी है, तो उसी के माध्यम से हमारा पास ये नंबर आता है और हम लोग उसको हेल्प करता है, फैमिली के साथ भी बात करता है, और जो इसको ब्लैकमेलिंग करते हैं उसको चिन्हित करने के लिए हम लोग कोशिश करता है। सुमन अर्पण, आपका क्या अनुभव है? आपने 3000 लोगों को और इस प्रकार रेस्क्यू किया है। सुमन जी बताइए। मैं ये कहूंगी कि सबसे पहले जिस परिवार में भी पीड़िता इस तरह के सामना आता है, सबसे पहले आपको पुलिस की मदद लेनी चाहिए। देखिए, हमारे संज्ञान में जब भी ऐसे मामले आते हैं, हम हमेशा कानून की मदद से ही आगे बढ़ते हैं, या फिर जो हमारी संगठन है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को हो या चाहे महिलाओं के साथ हो, हम उस मुद्दे की तह तक जाते हैं। और अगर इस तरह से हमें कभी भी कहीं पर भी पता लगता है कि बच्ची की किसी भी तरह की तस्वीरें ली गई हैं, वहां पर रेड डाल के उस बच्ची को सुरक्षित निकाला जाता है।
माय क्वेश्चन वाज, यू नो, उनका पेरेंट्स का कोई गलती नहीं है क्या इसमें? आप कैसा एक पार्टी को विक्टिमाइज कर सकते हैं? अगर ऐसा एक लड़की भाग जाती है किसी के साथ, यू नो, तो उनका घर का क्या, इज देयर एनी फॉल्ट एट देयर होम? एनीथिंग यू हैव टू डू फॉर देयर होम so that they can be aware of what to do and what not to do with the children? Do they need to have a better relationship with the children? Do they need to have a open discussion जहां बच्चे आके आपसे खोल के बात कर सकें? ऐसा Regarding this question, I would like to say that parents tried. There are parents who there are families where the children are the first generation of the educated members, or at max they are the second generation of educated members. Unless and until there is awareness about the discussed matter, that is about love jihad or any other criminal consequence of in this regard. So unless and until there is awareness, there is full-fledged discussion on this topic, we cannot say that there is the parents are at the fault or the girl is at fault. She needs to be aware of her own rights and at the same time what religion she is from and what she is entering into. मेरा कहने का मतलब है कि इस्लामिक जानकारी शून्य है, कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है हमारे देश में। अब हमने क्या किया? हमने किया है कि 184 पूरे आगरा डिस्ट्रिक्ट और आसपास के डिस्ट्रिक्ट में 184 वर्कशॉप लगाए हैं। उनका हमारे पास डाटाबेस है। उसका परिणाम ये आया है कि पिछले 3 साल में ग्राफ गिरते 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 अब 22% रह गया है। 22% का मतलब रह गया है, यानी जो 100 हमने 3 साल पहले को थ्रेशोल्ड माना था कि 100% लड़कियां जितनी गई हैं, आज 22% रह गया है उसका ग्राफ। इसका कारण क्या रहा? चारों तरफ हमने वर्कशॉप लगाए और वर्कशॉप में वुमेन इन इस्लाम हमारा एक चैप्टर भी रहता है, जिहाद हमारा एक चैप्टर रहता है, दिनी हमारा चैप्टर रहता है। तो इन पर हम लगातार लोगों को अवेयर कर रहे हैं। अब 22% रह गया है मामले लड़कियों के जाने के, लेकिन फिर भी कोई चली जाती है तो फिर उसके लिए हम फोर्स भी इस्तेमाल करते हैं, लीगल स्टेप्स भी ले रहे हैं। और लीगल स्टेप्स लेने के लिए पूरी की पूरी दीवानी, जो आगरा की दीवानी है जहां पर सारा ये मैटर जाता है, वहां पर हमारे कम से कम 22% से लेकर के 40-50% तक ऐसे वकील हैं जिनको हम कभी न कभी एक क्लास दे चुके हैं। तो ऐसा केस जैसे ही वकीलों के पास जाता है वो हम लोगों को सूचना करते हैं, चाहे वो लड़की की तरफ वाला वकील हो चाहे वो लड़के की तरफ वाला वकील हो, वो सारे हमें सूचना करते हैं और उस सूचना का हम गुप्त रखते हैं, उनका नाम गुप्त रखते हैं। जैसे एक लड़का लेके गया था अभी कुछ दिन पहले, तो उसका वकील हमारे आगरा के सबसे मशहूर वकील थे। उन्होंने रात के 11 बजे मैसेज छोड़ा कि एक लड़का यहाँ आ चुका है, उसे उसकी पुलिस की प्रोटेक्शन चाहिए और वो लड़की लाया कहीं से। जब ये हमारे पास पता चला तो हमने यहाँ के सारे जितने भी लोग थे उनको ले जाकर उसकी घेराबंदी की। पुलिस आती उससे पहले हम उस लड़की को ले गए, वहां से उठाकर उस लड़के को ले गए, फिर उसके साथ अच्छी उसकी दावत की। लड़की को फिर पता चला और बरेली से ऊपर की लड़की निकली, उसको उसके माँ बाप के साथ भेजा। अभी उस लड़की की शादी हम हाथरस के पास एक लड़के से करा रहे, माहेश्वरियों की लड़की है, वो माहेश्वरी गोत्र से है। वो इस तरह के मामले हैं। जी देखिए, मैं एक इंसिडेंट से आपको अवगत कराना चाहता हूँ। ये लव जिहाद का जो ये बहुत तेजी से एकदम जंगली, जिस तरीके से जंगली खेतों में जंगली पेड़ उगते हैं उस तरीके से फैल रहा है। एक हमारे एक इंटीरियर डिजाइनर, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, वो थी, उन्होंने क्या किया था कि अपने ही गली में एक सिख लड़के से शादी कर ली। वो अपने ही छोटे कुछ घरों से छोड़कर, वो लड़का था सिख, वहां से शादी कर ली। और लेकिन जब मैं लड़की का नाम पूछता हूँ तो वो कहती है आलिया अहमद बिलग्रामी। मतलब शादी होने के बाद भी लड़की ने अपना नाम जो है वो नहीं बदला, सिख नाम नहीं रखा, वो अपना नाम किसी को भी कहती है, ईमेल आईडी भी इसी नाम से बनी है और नाम भी सबको यही कहती है। जब मैं उनके घर गया तो उस घर में मैंने जब उनसे बात करी तो लड़के का नाम मुस्लिम रखा गया। और जब मैंने उनसे पूछा कि आप पूजन पाठ में क्या स्थिति अपनाते हैं और कैसा करते हैं, तो कहती है हम दोनों ने मिलकर तय किया है कि ना तुम्हारे परिवार का कोई यहाँ पर आगे पूजन पाठ में वो कर इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ना मेरे यहाँ से, हमारे यहाँ पे कोई मूर्ति नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगी, और सारी चीजें जो है वो हम पूजन पाठ से न्यूट्रल रहेंगे। और घरों में जो है वो आपस में उनकी उधर से लड़ाई हो गई, ना वो उधर जाते हैं। आप सोचिए कि 4 घर छोड़ के एक दूसरे के मकान है, वहां पर बात नहीं हो रही है, वहां पर लड़ाइयां चल रही है। लड़का और मर्चेंट नेवी में है, बहुत ही योग्य लड़का था और बहुत ही पैसे वाला था।
और बाद में वो कहती है कि हमें तो इस देश से भरोसा उठ गया है, अब हम सोच रहे हैं कि यहाँ से बाहर चले जाएंगे और बाहर ऑस्ट्रेलिया कहीं पर हम वहां पे जाके रह लेंगे। तो इस तरीके से आप सोचिए नीतिगत तरीके से यदि किसी एक मुसलमान घर भी यदि किसी हमारे हिंदू समाज के घर में आ जाता है तो वो घर आने से वो एक पूरी बीमारी फैलती है और उस बीमारी से वो घर नहीं, वो पूरा कुटुंब जो है वो उसका सफर करता है, उसके माँ बाप जो सफर करते हैं, उसके रिश्ते से सफर करते हैं और आगे की पीढ़ी भी जो है सफर करती है। ये एक रियलिस्टिक उदाहरण है जो मैंने अपनी खुद आंखों से देखा है। अच्छा, मतलब ये है कि अगर लड़की हिंदू गर्भ में आए तो वो सेफ नहीं है, बोल रहे हैं। जी बिल्कुल, ये गलत बात है, ये एक आध अलग केस हो सकते हैं, ऐसे हमारा एक्सपीरियंस नहीं है। सौम्या नायक क्या कहना? Regarding this context, it does happen so that the isolation of the tribe, when a Muslim woman enters into a Hindu household, or for that matter any non-Muslim household, this isolation happens. This kind of communal clash happens that which religion is to be followed. But then at the same time, when you isolate the entire family, then at the same time no one is thinking about what's going to happen, the impact on the next generation. Either they are totally converted into Muslims, or they call themselves atheists or something. So it's just like a third party which is totally not into either of them. So at any cost we can see there is no benefit to the non-Muslim community, be it the Sikh community, be it Hindu or any other for that matter of fact. Okay. What is the responsibility of the parents to stop it? Do they have any role? रोल ऑफ द पेरेंट्स सर कि भारतीय शिक्षा पद्धति में जो हमारी संस्कृति और नैतिक शिक्षा का अभाव कर दिया गया और बच्चों के साथ जो मित्रवत व्यवहार कम हो गया, वो सुनिश्चित करना पड़ेगा। बच्चों को साइकोलॉजिकल स्तर पर, मनोवैज्ञानिक स्तर पर समझना पड़ेगा, अपनी शिक्षा पद्धति में अपने प्राचीन वैल्यूज मूल्यों को शामिल करना पड़ेगा और उन्हें सच्चाई से, यथार्थ से अवगत कराते हुए समस्त षड्यंत्रों से बाहर निकालकर उन्हें इतना मैच्योर, इतना परिपक्व बनाना होगा कि वो सही और गलत की स्थिति का आकलन कर सके और सही निर्णय ले सके। So they do have a role also, right? have also माता पिता को संस्कार की मतलब हमारा संस्कृति साइंटिफिक होए या हमारा संस्कृति कितना रीच है, हमें किसी को कॉपी करना, हमारा अंदर जो ये है कि ग्लोबलाइजेशन पश्चिम जो कर रहा है वही अच्छा है, ये नहीं है। अपना संस्कृति, अपना वैल्यूज के बारे में जानकारी देना है और बच्चे को साथ ज्यादा की ज्यादा समय भी बिताना जरूरी है। उसके साथ आप पहले जैसा ना देता, बच्चे के साथ दोस्त बन के उसके सारे प्रॉब्लम भी सोचना चाहिए, उसके साथ टाइम देना चाहिए और उसको फॉलो अप करना भी चाहिए। जब हम एक तरफा जानकारी देते हैं बच्चियों को, ये कहते हैं अपनी संस्कृति में सुसंस्कृत करते हैं, तो हमारी संस्कृति कहती है कि मनुष्य सारे समान है। इसी भ्रम में फंस करके लड़की इस्लाम में चली जाती है, वो कबीर को कोट करना शुरू कर देती है। कबीर तो कहते हैं कि सारी मनुष्य जाति एक जैसी है, आप कैसे कह रहे हो कि मुसलमान अलग है? नहीं, यदि आप उनको अपनी संस्कृति में सुसंस्कृत कर रहे हो तो आप उसके साथ साथ दूसरे हाथ से आपको इस्लाम की जानकारी देनी पड़ेगी। ये सबसे बड़ा भ्रम है। हम अपनी संस्कृति को जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतनी ही ज्यादा विक्टिम होते चले जाएंगे, क्योंकि हमारी पूरा का पूरा धर्म मनुष्य जाति को एक मानता है। थैंक यू। सुमन जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि पेरेंट्स को बच्चों के साथ फ्रेंडली होना पड़ेगा। आज हमारे बच्चों के अंदर आइडल और मॉरल वैल्यूज की बहुत कमी है। हमें अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग के समय ही बच्चों को सारे संस्कार देने पड़ेंगे और कहाँ कहाँ बुराइयां हैं उस बुराई को दिखाना पड़ेगा, उस बुराइयों से अवगत कराना पड़ेगा और आज खुलकर सब्जेक्ट्स पर बात करनी पड़ेगी कि ये अनैतिक है और ये नैतिक है। नैतिकता और अनैतिकता का पाठ अब हमें अपने बच्चों को अपनी अपब्रिंगिंग में देना पड़ेगा। अगर कोई फैमिली ऐसा फंस गया है इस मामले में तो उसका सपोर्ट सिस्टम क्या है? गुंडागर्दी लोकल गुंडा को बताएंगे या पुलिस को बताएंगे क्या? ये प्रश्न अभी हम सबके द्वारा आ चुका है, हमने इस विषय पर किया है और अभी सामाजिक संगठनों के द्वारा हम सब एक प्रयास कर रहे हैं कि सभी विद्यालयों में, विद्यालयों में समितियां बना करके इस प्रकार की घटनाओं की जानकारी करना। दूसरा, हम सभी इसके लिए प्रयत्नशील हैं कि एक ऐसा फंड इकट्ठा किया जाए और जिसके द्वारा कोई भी बाहर से आया हुआ और जो हमारी आई हुई बहन है उसकी पुनर्स्थापना के लिए समाज का एक
सहयोग हो सके और उसको वो सम्मान मिल सके, उसको सम्मान पूर्वक घर में आने पर लक्ष्मी की तरह सम्मान मिल सके। इस प्रकार से हम सभी इसके लिए आने वाले दिनों में कार्यशालाएं आयोजित करना चाह रहे हैं और वो हमारी योजना में है। अभी कोई ऐसा इसलिए प्रदर्शनीय नहीं है। हम सभी ने एक सब स्तर पर, हर भारतवर्ष के प्रत्येक जिला स्तर पर बाहर जाने वाली और वहां से वापस उनको ला करके और दोबारा और अपने परिवारों में ससम्मान रखना, जीवित रखना और उनके जीवन भर चिंता करने की दृष्टि से अलग से संगठनात्मक दृष्टि से विभाग बनाए हैं और उसके लीगल और जो बिंदु हैं उसकी दृष्टि से उसके लिए वकील तय किए हैं, उसके लिए विद्यार्थी तय किए हैं, उनके लिए अभिभावक तय किए गए हैं कि अगर वो लड़की अगर उसके माता पिता स्वीकार नहीं करते तो उसका पाणिग्रहण दोबारा करके उसका अभिभावक कौन होगा जो उसको उत्सव में, त्योहारों में अपने घर लाएगा और ला करके और फिर उसको अपनी लड़की की तरह उसको ट्रीट करेगा। ऐसी हम सभी की योजनाएं विगत 12 वर्षों से चल रही हैं। तो किसको कॉल करना है? अगर किसी का प्रॉब्लम है तो पुलिस को कॉल करना है या कोई लोकल ऑर्गेनाइजेशन को कॉल? आवाज आ रही है? आपका पुलिस पर विश्वास है क्या? और विश्वास है तो आपको जागरूक होने की जरूरत है, आपको धाराओं की जानने की जरूरत है क्या? नहीं, धाराओं को तो जानने की जरूरत है ही हमें, और हमें पुलिस कमिश्नर को एप्लीकेशन दी है और उन्हें कहा है कि इस पर आप ध्यान रखिए, क्योंकि हर गली मोहल्ले में हमें सीआईडी रखने पड़ेंगे कि कौन आदमी कहाँ क्या कर रहा है। हम लोगों ने हर जगह पे बॉक्स रखे हैं और किसी को अगर प्रॉब्लम है तो बॉक्स में हमें डाल दे हमारा अपना नंबर और ये यहाँ रहते हैं, यहाँ प्रॉब्लम है, हमारी टीम वहां जाती है। हम 5-6 टीम एक हो गए हैं, एक होके सब काम कर रहे हैं वडोदरा में। यस सर, बिल्कुल सही बात है। किसी भी समस्या का समाधान पहले कानून के तरीके से ही हो जाता है। तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि कानून में ऐसी धाराएं हैं जिसके तहत अगर कोई लड़की किसी षड्यंत्र में फंस जाती है, पीड़ित होती है, तो किसी न किसी तरीके से उसकी मदद की जाए तो पुलिस और प्रशासन दोनों किसी न किसी धारा के तहत उसकी मदद करेगा। तो ये किसी न किसी क्या है, इसलिए हमको ये जानकारी करना पड़ेगा। जैसा अभी भरत सिसोदिया जी ने, सुमन जी ने बताया, इसीलिए हम चाहते हैं कि हम अगले रविवार को एक कार्यशाला लगाएंगे जिसमें आपको विधिवत सारे के सारे कंडीशंस में और सारे की सारी धाराओं को, पुलिस की धाराओं को और पुलिस अधिकारी को, जो पुलिस अधिकारी है, डीआईजी लेवल के अधिकारी हैं उनको, और जो जज हैं और जो अधिवक्ता है उनको आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे वो कि आप ये कर सकती हैं, जिससे हमारा विश्वास बढ़े। रुकिए एक मिनट, एक बात बोलूं, एक बात मंदाकिनी जी, मंदाकिनी जी, हमारे साथ वकील लोग हैं, 2 वकील हमने रखे हैं और वो लोग धाराओं के साथ ही काम करते हैं। और दूसरी बात, आज ये जो लड़कियों उठा ले जाने का बहुत सिलसिला पहले से चल रहा है, लेकिन कांग्रेस का जमाना था, हम लोग बात नहीं कर सकते थे इतना खुले से, हम लोग उनके सामने प्रत्याघात नहीं कर सकते थे, क्योंकि कांग्रेस वाले हमें पहले जो आवाज उठाएगा उसको दबा देते थे। इसलिए आज अभी भाजपा का राज है, इसलिए हम लोग इतना काम कर सकते हैं और गली मोहल्ले में हम लोग अपनी टीम जाती है और पुलिस वाले भी हमें कोऑपरेट करते हैं। जैसे कि अभी महाराष्ट्र में करते हैं तो महाराष्ट्र वाले पहले हम लोग को ही मार डालेंगे, इस तरह का राज है अभी महाराष्ट्र में। यदि पुलिस वाले इसी विषय में हमारे एक वाक्य में लंदन से हमारे श्री हरिदास जी पानखानिया, लंदन से पानखानिया जी, क्या कहना है अभी लव जिहाद के बारे में? एक वाक्य आप बताइए। नमस्ते सबको, प्रणाम। कहने का मतलब ये है, सब ठीक है, सब जो आप लोग कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं, लेकिन पीड़िता जो है ना वो शायद उसके माँ बाप से कांटेक्ट में नहीं आने से डरती रहती है, तो उसके लिए दूसरी कोई भी फैमिली उसके साथ कांटेक्ट में रहे, वो इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छा। और कल आपने बताया था कि हमारे घर में इतना अनुशासन है कि अगर वो लौट करके अपने घर आना चाहे तो उसको वही लोग जिंदा गाड़ देने के लिए तैयार है, इसीलिए वो उसी नर्क में पड़ी रहती है। कल आपने हाँ, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि जो भी है कोई संस्था बना दो, उसकी रहने की, खाने पीने की सुविधा कर दो,
बहुत लड़कियां वापस आना चाहती होगी, लेकिन कोई ऐसा मंच नहीं है कि जो उसको संभाल सके। हमारे यहाँ बहुत साल पहले ऐसा हुआ था कि लड़की मुस्लिम के साथ चली गई, लेकिन उसको जाके फिर वापिस आने चाहती थी, तो उसके माँ बाप ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। वो मंदिरों में गई, मंदिर वालों ने किसी ने सपोर्ट नहीं किया, फिर चर्च वालों ने उसको सपोर्ट किया, चर्च वालों ने उसको रहने की सुविधा दे दी, उसके खाने पीने की व्यवस्था कर दी, बाद में जॉब के लिए उसको सपोर्ट किया, वो क्रिश्चियन बन गई। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा उदाहरण है कि हम जो वापस आने चाहती है, कोई भी बेटी हो या कोई भी धर्म की हो, मतलब कोई भी धर्म की अपने हिंदू धर्म में वापस आना चाहती है, तो उसको स्वीकार करो, उसकी रहने की खाने की सुविधा कर दो, बाद में उसको सेटल अप होने का काम काज का प्रबंध कर दो, वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी। बहुत सुंदर। इस समय हरिदास जी हमारे कनाडा से श्री सौंदर दिलीपन जी, ये पूरा का पूरा डिबेट चल रहा है जिसमें भारत मार्ग नाम का एक अपना संगठन है। तो यह दिलीपन जी हैं, ये कनाडा में रह करके 12 देशों में सनातनपन काम कर रहे हैं। ये अगर वहां जाते हैं तो आप इनको सहयोग करिएगा। लंदन में आप इनको सहयोग करिएगा। श्री सौंदर दिलीपन जी है, ये आपको मिलेंगे वहां। ठीक है, अंजलि जी बताइए क्या कहना है आपका। हमारे इस टाइम एक लड़की है, दक्षिण दिनाजपुर की है, बंगाल की। उसने मुस्लिम के साथ शादी किया था। वहां पे उसको एक 2 साल का बच्ची हुआ, लेकिन वो मुस्लिम नहीं अपनाया और बच्चों को भी मुस्लिम नहीं करने दिया। वो वापस आ गए हैं। वो ME BEd है, लेकिन वहां से MP का मेरा पास आया, उसको घर वाले भी नहीं ले रहा है। और इसीलिए आप कुछ हेल्प कीजिए। 10,000 का भी अगर नौकरी दे तो वो अपनी पैर पर खड़े हो सकता है। जो प्रॉब्लम पानखनिया जी बोल रहे हैं, सही बात है। फिलहाल मेरा पास अभी वही एक लड़की है जिसको अभी मुझे नोएडा में लेके आना पड़ेगा, हमारा छात्रावास पे रखना पड़ेगा। वो वापस होना चाह रहे, उसका फैमिली नहीं ले रहा है। वहां से MP का मेरा पास रिक्वेस्ट है, अंजलि जी उसको कुछ नौकरी दिलवाइए, अगर कुछ करिए कि वो वहां से छोड़ के आ गए। वो कहाँ जाए, किसी के घर पे है, उसके मतलब माता पिता नहीं, बड़े भाई है, उसका प्रॉब्लम तो है। मैं एक बात कहना, मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ। बताइए। मैं अपना नंबर छोड़ देता हूँ। कितनी भी लड़कियां हों, 1 2 4 10, उनके पास शादी की व्यवस्था, हमारे पास शादी की व्यवस्था है। वो लड़के देख लें, पसंद कर लें, उनकी व्यवस्था देख लें, पसंद हो उस हिसाब से लड़के। वो बच्चा है, वो एक मिनट रुकिए, बात नहीं सुनिए, बात सुनिए ना। कोई अब उसका सपोर्ट सिस्टम बताया जा रहा है तो उसको सुने कृपया। मेरे कहने का मतलब है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो जिनकी व्यवस्थाएं हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं, जो हमारी आइडियोलॉजी से प्रेरित हैं। अब वो हमसे कहते हैं कि भाई साहब आप जहां कहेंगे, जैसे भी कहेंगे, शादी करने के लिए तैयार हैं, उनके परिवार भी तैयार हैं। लड़की है या उसके साथ लड़का भी है, कितनी भी उम्र का बच्चा है, उसके हिसाब से जाएगी। क्योंकि सत्येंद्र सिंह जी कोई व्यक्ति नहीं है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के धर्म जागरण विभाग के व्यक्ति है। संगठन पूरा इनके पीछे खड़ा हुआ है और इसलिए वो जिम्मेदार व्यक्ति हैं और इस दृष्टि से उनका यह विषय हमारे लिए मान्य है। हम अभी आपको बाद में हम आपको करेंगे। हमने अपने इस भारतवर्ष की वैश्विक महामारी को हटाने के लिए दिल से चर्चा की है। सभी लोगों ने इतने मनोयोग से चर्चा किया है और ये बोलने के लिए नहीं बोला है। और इसलिए हम सबको साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं